प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस संध्याकालीन पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस संध्याकालीन क्लास में मैं आप सबको प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पेपर के अंतर्गत मैं आप सबको एजुकेशन एंड सोशल चेंज, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन विषय पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप लोग हमारे इस क्लास से लाभान्वित होंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है, परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है। परिवर्तन हर समाज में होता रहता है और परिवर्तन को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि परिवर्तन किस दिशा में है। यदि परिवर्तन सकारात्मक दिशा में है, विकासात्मक दिशा में है और उपयोगी है, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन के साथ हमें कंधों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। अल्फ्रेड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज, रानी विक्टोरिया के समय का एक प्रसिद्ध कवि हुआ है, उसने लिखा है, ओल्ड ऑर्डर चेंज द एल्डिंग प्लेस टू न्यू। दैट मीन्स चेंज इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ नेचर। अर्थात परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है। परिवर्तन हर समाज में होता रहता है। समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। प्रत्येक समाज में चाहे अनचाहे रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जो परिवर्तन से अछूता रहा हो। सामाजिक परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। यह समाज के आंतरिक तथा बाहरी संरचनात्मक दोनों रूपों में होता रहता है। किसी युग के आदर्शों और मूल्यों में पिछले युग के मुकाबले या पिछले समय के मुकाबले जो नयापन या बदलाव दिखाई देता है, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। अगर किसी सामाजिक अंग, वर्ग, समूह के स्वरूपों में उसके आधार में परिवर्तन परिलक्षित होता है, तो उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। यह बात ध्यान देने लायक है कि समाज के जो बुनियादी सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे परिवार, वर्ग, राजनीति एवं सामाजिक संस्थाएं, ये सदैव मौजूद रहती हैं और ये समाज का एक अस्थायी तत्व है। जो परिवर्तन होता है वह इसके बाह्य स्वरूप और आंतरिक दोनों में होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन में, सामाजिक संबंधों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बहुत कुछ हैं और बहुत से समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर स्पष्ट चिंतन भी किया है, स्पष्ट रूप से अपनी बातें भी रखी हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं, ये भी कई प्रकार की हैं। जैसे यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
सार्वभौमिक का मतलब हुआ कि समाज में प्रत्येक समय में प्रत्येक समाज में परिवर्तन असंभावी है। परिवर्तन हर समाज में होता रहता है। कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा काल, कोई भी ऐसा वातावरण नहीं होगा जो परिवर्तन से वंचित हो। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है। परिवर्तन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी समाज हो, हर समाज में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। इसलिए परिवर्तन की विशेषताओं में हम यह कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर समाज में किसी न किसी रूप में, चाहे वो भौतिक दृष्टि से, चाहे अभौतिक दृष्टि से, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से या मानवीय दृष्टि से, हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं और होता रहेगा। परिवर्तन की दूसरी विशेषता है कि यह अवश्यंभावी है। परिवर्तन अवश्य होगा, हर समाज में होगा। कहीं पे परिवर्तन वह निरंतर होता रहता है, कहीं एकाएक होता है, कहीं भौतिक दृष्टि से होता है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। कहीं भौगोलिक दृष्टि से होता है, कहीं प्राकृतिक दृष्टि से होता है, कहीं कृत्रिम या मानवीय दृष्टि से होता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा होता रहता है। इसलिए परिवर्तन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन को हम जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं। जैसे मौजूदा समय में कोविड-19 के चलते विश्व में कितना तेज़ी से परिवर्तन आया। विश्व की एक संरचना ही बदल गई। इस संरचना का बदलने का कारण कोई नियोजित नहीं था, पूर्व नियोजित नहीं था, प्री प्लान्ड नहीं था, लेकिन यह परिवर्तन घटित हुआ। हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन आया कोविड-19 के चलते। हमारे कार्य करने के तरीक़ों में परिवर्तन आया, हम लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया, हम लोगों के क्लासरूम में परिवर्तन आया। तो एक अनिश्चित प्रक्रिया है। परिवर्तन की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, अर्थात किसी भी परिवर्तन की क्रमबद्ध ढंग से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह परिवर्तन ऐसे होगा, क्योंकि परिवर्तन कभी जो है स्पष्ट नहीं होता है, यह कभी क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवर्तन, जैसा हमने बताया, पहली विशेषता है यह सार्वभौमिक है। दूसरा हमने बताया कि परिवर्तन एक जो है सार्वभौमिक के साथ साथ अवश्यंभावी प्रक्रिया है, अर्थात परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे कभी हम बच्चे थे, अब हम जो है, आप लोग युवा हो रहे हो, फिर आप अपने अगले अवस्था में आओगे, तो कहीं ना कहीं यह उद्विकास, इसको हम कहेंगे। तो उद्विकास भी परिवर्तन का एक जो है मिलता जुलता रूप है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाहे वो उद्विकास हो, यह भी जो है परिवर्तन का एक रूप है। और यह परिवर्तन जो है, इसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परिवर्तन की भविष्यवाणी असंभव है। मान लीजिए हम और आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अपने सोसाइटी के लिए परिवर्तन करने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, वह परिवर्तन कैसे होगा, उसके बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन की जो गति होती है वह असमान होती है। परिवर्तन कभी एक समान गति से नहीं होता है। किसी समाज में परिवर्तन तेज़ी से होता है, किसी समाज में परिवर्तन धीरे धीरे गति से होता है, कहीं रेडिकल चेंज होता है, अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि किसी सिस्टम में, किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आता है,
तो अमूल चूल परिवर्तन को हम रेडिकल चेंज कहते हैं, जिसको हम एक क्रांति के फॉर्म में कहते हैं। अर्थात क्रांति भी परिवर्तन की एक प्रतिक्रिया है, क्रांति से भी परिवर्तन आता है। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग क्रांति को हमेशा खूनी क्रांति ही समझते हैं। क्रांति भी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, लेकिन जो क्रांति होती है ये रक्त युक्त और रक्तहीन दोनों होती है। आज के समय में पूरी दुनिया जो है या बेटा एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। आजकल हम सॉफ्ट पावर पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। पहले दुनिया बाहुबल से चलती थी, अब बुद्धि बल से चल रही है। तो ऐसे समय में जो आज के समय में परिवर्तन हो रहे हैं, वह परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वह जो है अधिकतर परिवर्तन रक्तहीन परिवर्तन हो रहे हैं, रक्तहीन क्रांति हो रही है। तो इसमें जो है अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, आईसीटी ने, अर्थात सूचना और संप्रेषण क्रांति जिसको हम कहते हैं, इसने मानवीय जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया है। इसने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना दिया, पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर दिया। यूएस में क्या हो रहा है, यूएस हमको जाना है, हमको यूरोपियन कंट्री में कोई बात करनी है, तो हम एक का एक कनेक्ट हो सकते हैं। यह आईसीटी ने संभव किया है। तो कहीं ना कहीं जो क्रांतियां हैं, अर्थात तो चाहे रक्तयुक्त क्रांति हो या रक्तहीन क्रांति हो, वह भी परिवर्तन के एक प्रक्रिया या घटक हैं। जैसा हमने बताया कि जो है आईसीटी ने, सूचना और संप्रेषण क्रांति ने, या ये वर्चुअल लाइफ ने या साइबर लाइफ ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। तो यह भी परिवर्तन के कहीं न कहीं एक घटक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वह जो है किसी समाज में तेज़ी से होता है, कहीं धीमे गति से होता है। जैसे जहाँ पे संचार व्यवस्था की, आईसीटी की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा इसकी पहुँच नहीं होगा। केबल की पहुँच जहाँ ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ परिवर्तन धीरे गति से होगा। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, शायद वो आज के इस ग्लोबल चेंज से ज़्यादा प्रभावित ना हुए हों, लेकिन ऐसे भी समाज हैं जो परिवर्तन से तेज़ी से प्रभावित हुए हैं। इसलिए परिवर्तन जो है ये तेज़ी और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। अगला है बेटा परिवर्तन के प्रतिमान, अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सोशल चेंज है, उसके प्रतिमान क्या हैं। तो सामाजिक प्रतिमान जो है, इसमें सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान में पहला है रेखीय प्रतिमान, अर्थात जिस समाज में जो परिवर्तन एक रेखा में होता है, धीरे धीरे होता है, एक रेखीय ऑर्डर में होता है, वन लाइनर में होता है, उसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे आदिकाल से लेकर जब मानव जंगलों में रहता था, जब वह जो है बंचर जीवन व्यतीत करता था, जब वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ स्वच्छंदता पूर्वक विहार करता हुआ जीवन व्यतीत करता था, तब भी मानव के पास पहिए थी, वह पहिए का प्रयोग करता था, और वही पहिया आज भी यूज हो रही है। हो सकता है वो लकड़ी की पहिया रही हो सकता है उसका फार्म अच्छा न रहा हो, वह पहिया हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी न रही हो, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, संचार के साधनों में मानव ने पहिए का प्रयोग किया, और वह पहिया बदलते बदलते जो है काठ की, जिसको कष्ट का बोलते हैं, काठ अर्थात लकड़ी की ही पहिया थी, वह पहिया धीरे धीरे परिवर्तन में आई। आपने देखा होगा महाभारत रामायण में, जिस सीरियल के माध्यम से उस पहिए के फार्म में और परिवर्तन आया और अच्छी दिखने लगी, तो उसको हमने बैलगाड़ी में सेट किया। फिर उसके बाद उसको मानव ने देखा, उसमें कहीं ना कहीं उसमें रबड़ लगा दिया उसी लकड़ी के पहिए में, और उसमें परिवर्तन आया। फिर उसके बाद उसमें टायर लगा दिया गया, एयर उसमें कनेक्ट कर दिया गया कि ट्यूब और टायर कनेक्ट करने से वो बहुत आसानी से चलती है। और अब जो है वो ट्यूबलेस पहिए आ गई, जो BMW और तमाम गाड़ियों की और अच्छी पहिए आ गई, एरोप्लेन की जिसमें अलग पहिए आ गई। तो पहिया तब भी था, आज भी है। एक लाइन में जो उसका परिवर्तन हो रहा है, उसके फॉर्म में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, वह सामाजिक चेंज का जो है रेखीय परिवर्तन कहा जाता है।
अर्थात समाज में जो परिवर्तन एक रेखा में धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता है उसे हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, पहले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन था बड़ा होता था, उसको कीपैड लगा के और जो है छोटा किया गया, फिर कीपैड के साथ साथ उसमें और चेंजेज लाएंगे, उसमें कैमरे सेट कर दिए गए, रिकॉर्डिंग सेट कर दी गई, और वह आज के सामने एंड्रॉयड सिस्टम आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन वही है, धीरे धीरे एक लाइन में उसका जो चेंज आया, इसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। तो समाज में जो परिवर्तन एक रेखा में होता है उसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। और बेटा, आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा कि हमेशा हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि परिवर्तन सकारात्मक ढंग से है, उद्विकास की तरफ है, उद्विकास मतलब जो है, जैसे हम जीव जंतु या पेड़ पौधों में होता है, छोटे फार्म से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, उसको उद्विकास कहते हैं। या जो विकास एक नियोजित ढंग से जो परिवर्तन होता है, जो सोशली यूजफुल है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवर्तन के साथ हम नहीं चलते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता है। जैसे आप देखना, एम्बेसडर कार, ब्रांड का नाम बता रहा हूँ, एलएमएल बसपा का स्कूटर, कोडेक का कैमरा, एलएमएल फ्रीडम बाइक, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने नोकिया का मोबाइल फ़ोन, जो अपने समय के बेस्ट प्रोडक्ट थे, लेकिन ये समय के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, समाज के परिवर्तन के साथ नहीं चल पाए, ये मार्केट से बाहर हो गए। हाँ शिवम पांडे, नमस्ते, फीडबैक ज़रूर देना शिवम, नमस्ते। तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट थे, चाहे वो एम्बेसडर कार रहा हो, चाहे वो बजाज चेतक या एलएमएल वेस्पा का स्कूटर रहा हो, चाहे नोकिया मोबाइल रही हो, जो भी हमने गिनाया, ये लोग परिवर्तन के साथ नहीं चल पाए, ये आज मार्केट से बाहर हैं। तो शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन की यही आवश्यकता है कि हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कहा जाता है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का वाहक होती है, एजुकेशन जो होती है सोशल चेंज का एजेंट होती है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है, और सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन आते हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, उसी प्रकार से हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन होता है या शैक्षिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होता है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने अपने शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन लाया। अमेरिका ने अपडेटेड स्कूल और कॉलेज खोले, अच्छे अच्छे रिसर्च किए, इन्वेंशन किए, इनोवेशन पे जोर दिया, स्कूल और कॉलेज पे बहुत खर्च किया, यूनिवर्सिटियों पे, और इन यूनिवर्सिटियों ने, इन कॉलेजों ने अमेरिका को अमेरिका बना दिया, विश्वशक्ति बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटियों में, वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के कॉलेज में इन्वेंशन हुए, इनोवेशन हुए, यह जो है सामाजिक परिवर्तन लाए और अमेरिका को ऊंचाई पर ले गए। तो हम कह सकते हैं शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन लाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, समाज परिवर्तित होता है, समाज में परिवर्तन आता है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तो उसके जब चलते शैक्षिक परिवर्तन आता है। जब समाज में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित तौर पे जब सब कुछ संपन्नता रहेगी, व्यक्ति के पास लेजर रहेगा, व्यक्ति के पास अवकाश रहेगा, तो निश्चित तौर पे वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होगी। तो इस प्रकार जो है शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक सिक्के के दो पहलू हैं,
और जो हमने बताया कि रेखीय परिवर्तन जो है यह भी सामाजिक परिवर्तन का एक गुण है, जो हमारे समाज का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, हमारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा है, इसको हम रेखीय परिवर्तन कह सकते हैं। समाज में जो चीज़ें धीरे धीरे इन्वेंशन और इनोवेशन की ओर बढ़ी हैं वह भी रेखीय परिवर्तन के गुण हैं। अर्थात जो चीज़ हमारे पास पहले था उसको हमने मॉडिफाई किया, हमने उसको अपग्रेडेशन किया, हमने उसमें अपलिफ्टमेंट लाया और जो परिवर्तन हुए एक रेखा में चल के धीरे धीरे, उसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। अगला है उतार चढ़ाव का परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन के प्रतिमान है, कई परिवर्तन ऐसे होते हैं धीरे से आगे बढ़ते हैं, फिर ग्राफ नीचे जाता है, फिर आगे बढ़ती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि देखो, हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही थी 1921 में लो हो गई, फिर बढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ दोबारा नहीं घटी। तो इसको भी ऐसे जो परिवर्तन धीरे जिग जैग होते हैं, इसको हम उतार चढ़ाव के परिवर्तन कहते हैं। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई, कोई अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर गई उस देश की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर बढ़ी। या चाइना की संस्कृति ले लीजिए, चाइनीज संस्कृति कभी बहुत संपन्न थी, जो प्राचीन सभ्यता थी, फिर नीचे आई, फिर रीमर्ज कर रही है। भारतीय संस्कृति बहुत संपन्न थी, बहुत ऊंचाई पर थी, फिर धीरे में बीच में उसको मिड पीरियड में हमारा ह्रास हुआ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो परिवर्तन जो है वो कभी उतार चढ़ाव युक्त होते हैं, उसे उतार चढ़ाव युक्त परिवर्तन कहते हैं। शिवम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन जो है द्वितीय जो प्रतिमान है उतार चढ़ाव का परिवर्तन है। तीसरा है चक्रीय परिवर्तन। समाज में कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक चक्र में चलते रहते हैं, इसका नंबर आता है, फिर यही आ जाता, फिर यही। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऋतु परिवर्तन। जैसे गर्मी का ऋतु आया, फिर बरसात का आया, फिर ठंडक का, फिर गर्मी का। यह जो है एक प्रकार का चक्रीय परिवर्तन का उदाहरण है, ऋतु परिवर्तन। या जैसे हमारा डेली लाइफ में जो परिवर्तन होता है, रात और दिन होती रहती है, इसका चक्र चलता रहता है। तो कई परिवर्तन ऐसे हैं जो ऋतु जो चक्रीय होते हैं। या जैसे फैशन हुआ, आप इसको हमेशा ध्यान रखना, फैशन में जो कपड़े पहले चल रहे थे, एक बार वो ट्रेंड हट जाता है, फिर लंबे समय बाद वो ट्रेंड वापस आता है। आप ये ध्यान देना, जो टेक्सटाइल उद्योग हैं या जो बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियां होती हैं, जो कपड़े आउटडेटेड फैशन से बाहर हो जाते हैं उसको नष्ट नहीं करते हैं या उसको सेकेंड हैंड क्लॉथ में नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट को उसको रखे रहते हैं। वह ट्रेंड फिर वापस आता है तो उसको फिर वो मॉडिफाई करके बेच देते हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन है जैसे फैशन हुआ या दिन रात या आपका ऋतु परिवर्तन हुआ, इसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। तो समाज में ऐसे भी परिवर्तन रहे हैं जो एक चक्र में चलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा शारीरिक परिवर्तन है यह चक्रीय परिवर्तन में नहीं आता है या उद्विकास में आता है। यदि हम बचपन चला गया तो दोबारा बचपन नहीं आएगा, युवावस्था चली गई तो दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे भी परिवर्तन है जो एक बार आ जाते हैं, उद्विकास जो है वो दोबारा नहीं होता है। या जो एक लाइनर रेखीय परिवर्तन होते हैं, इसमें भी दोबारा हम पुराने परिवर्तन को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। कभी किसी का स्टेटस ऊपर बढ़ जाता है, कभी लो होता है, कोई फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, तो उसको हम चक्रीय उसको हम जिग जैग या जो उतार चढ़ाव का परिवर्तन कहते हैं। कोई पार्टी सत्ता में है, सत्ता से बाहर हो गई, फिर आई, तो इसको भी हम जो है यही परिवर्तन कहेंगे, अर्थात जो उतार चढ़ाव का परिवर्तन। और कई परिवर्तन चक्र चलता रहता है तो उसको हम चक्रीय परिवर्तन कहेंगे। तो इस प्रकार ये बेटा परिवर्तन के प्रतिमान हुए, आपको इसकी जानकारी जरूरी है जानना। अगला है सामाजिक परिवर्तन के कारक। ऐसे कौन से एजेंट हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक में हम कह सकते हैं, पहला है भौगोलिक कारक। बेटा कहा जाता है किसी भी देश के लिए, किसी भी वातावरण के लिए भूगोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी चीज़ बदला जा सकता है, समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियाँ समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन भूगोल अपने शिकार को जकड़े रहता है।
भूगोल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में होता है। भौगोलिक परिवर्तन को खासकर हम प्राकृतिक परिवर्तन कह सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो सुपर साइक्लोन है, विजय सिंह परमार, थैंक यू। जैसे कि जो हमारा साइक्लोन कल से आ रहा है, अब ये भौगोलिक परिवर्तन है। इससे जो वहाँ के तटीय क्षेत्र में उड़ीसा और बंगाल में परिवर्तन होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे भौगोलिक क्रियाओं के फलस्वरूप किसी क्षेत्र में जो है वहाँ की व्यवस्था चेंज हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, नदियाँ अपना रास्ता चेंज कर देती हैं, पहाड़ जो है टूटकर बिखर जाते हैं। जो ऐसे परिवर्तन आते हैं भूगोल के चलते, यह प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। भौगोलिक प्रक्रिया के चलते एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अपना जो है लोग प्रवास कर जाते हैं। किसी एरिया में भूकंप आ जाता है, किसी एरिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है भौगोलिक उद्गार के चलते या भौगोलिक क्रियाओं के चलते संपन्नता भी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। भौगोलिक परिवर्तन के चलते बाढ़ से जो है नदियाँ बहुत उपजाऊ मिट्टियाँ ले आती हैं, कहीं मिट्टियों का गाद इकट्ठा करके किसी क्षेत्र विशेष में नदियाँ उस क्षेत्र को संपन्न बना देती हैं। तो जो भूगोल परिवर्तन लाता है, भौगोलिक परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जो है बहुत जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसके अधीन होते हैं। कई परिवर्तन ऐसे हैं जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ परिवर्तन है जिसके अनुसार हम चल सकते हैं, जो हमारे अधीन होता है। कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे अधीन नहीं होता है, हमको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होता है। तो आजकल जीवन में 3 परिस्थितियाँ चल रही हैं। यदि परिवर्तन ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ के समय के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भारत की ऋतु परिवर्तित हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट के चेंज के चलते यहाँ पे ऋतु परिवर्तन हो जाता है, तो उस ऋतु के अनुसार हमको कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो वहाँ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें भौगोलिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग खुद ढाल लेना पड़ेगा। हम अपने एसी लगा के, हम और तमाम कृत्रिम मानवीय सुख सुविधाओं को बढ़ा के हम थोड़ा वहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन में 2 चीज़ें होती हैं, समय के अकॉर्डिंग खुद को ढल जाना, थोड़ा बहुत खुद में परिवर्तन कर लेना। तो भौगोलिक परिवर्तन भी कहीं की सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी अंग्रेज राइटर ने लिखा है कि इस्लामिक कंट्रीज या जो सऊदी अरबियन कंट्रीज हैं, जब तक वहाँ धरती के नीचे तेल है तब तक वो लोग धरती के ऊपर संपन्न हैं, ऐसा लिखा है अंग्रेज राइटर ने। अब जब अंग्रेज राइटर ने ऐसा लिखा है तो यह भी एक भौगोलिक कारण है। कभी अंग्रेज जो है, जिन्होंने पूरी दुनिया का अध्ययन किया, तमाम ऐसे राइटर हैं, जैसे कर्नल जेम्स स्टार्ट ही इंडिया का हिस्टोरिकल अध्ययन किया। तो एक समय था पूरा अरबियन कंट्री, वहाँ पे डेजर्ट में लोग रहते थे, बहुत असहाय जीवन व्यतीत करते थे, दिनहीन मलिन जीवन जीते थे, क्योंकि संपन्नता थी नहीं। लेकिन वहाँ जब पेट्रोलियम पदार्थ आ गया तो लोगों में बहुत संपन्नता आई। और आगे ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम जो है कुछ दिनों का मेहमान है। तो कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र विशेष को कहीं ना कहीं वहाँ का भूगोल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। या आप जो विद्यार्थी डायरेक्ट इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, उनको भी मालूम होगा, भौगोलिक परिवर्तन के चलते जब प्रयागराज में बाढ़ आ जाती है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जनजीवन प्रभावित होता है, विद्यार्थियों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो यह भी एक भौगोलिक परिवर्तन है जो हमको कहीं ना कहीं चेंज लाती है, उसके अकॉर्डिंग हमको तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए भौगोलिक परिवर्तन भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का एक अंग है। दूसरा है प्रौद्योगिकीय परिवर्तन।
जितना हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा हमारा सक्षम होता है, उतना ज़्यादा परिवर्तन आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आज के समय में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ है, उसने पूरे विश्व में परिवर्तन लाया है। लोगों के रहन सहन में परिवर्तन लाया है, लोगों के जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन लाया है, लोगों के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाया है, गांव और शहर के महत्व में परिवर्तन लाया है। तो औद्योगिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है, यह भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारक है। जैसे कभी लोग कहते थे कि अमेरिका एक पाताल देश है, कभी लोग कहते थे अमेरिका बहुत दूर का कंट्री है, लेकिन लोगों को जानकारी थी। कुछ जो शोधकर्ता थे या जो प्राचीन काल में लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे, घुमक्कड़ी जीवन या ये यात्रा वृत्तांत पे यात्रा पे रहते थे, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत में अमेरिका के बारे में जानकारियाँ दे दी थी कि एक देश है, भले उसको बाद में जो है खोजा गया, लेकिन जानकारियाँ थी। लेकिन जब अमेरिका टेक्नोलॉजी के कारण लोग अमेरिका जाके बसे, नहीं तो जा ही नहीं पाते, शिप ना होती, पानी जहाज ना होती। फिर आज के समय में जो हमारा टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो आज अमेरिका यूरोप की दूरियों को मिटा दिया। आज हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, हम जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू उनसे मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर होता है, यह भी सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण होता है। हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने आज हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है, चाहे वह हमारे कार्य करने का तरीका हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, सब में टेक्नोलॉजी के कारण बहुत चेंजेज आए हैं, बहुत परिवर्तन आए हैं। तो इसलिए जो हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, वह भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारक हैं। इसलिए हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक विकास, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है, वह वहाँ के समाज में परिवर्तन लाता है। जिस देश का आर्थिक स्तर जितना उच्च होगा, जहाँ के लोगों का आर्थिक व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों की सोच उतनी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास भी किसी भी देश के में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा कारण है। जैसे स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एक तटस्थ न्यूट्रल कंट्री रहा है, लोगों ने स्विट्ज़रलैंड पे ट्रस्ट किया, वहाँ पर लोगों ने पैसा जमा किया, बैंकों में इन्वेस्ट किया, उसका आर्थिक स्तर काफ़ी आगे हुआ। और आज जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, उनमें जो परिवर्तन आया, वह कहीं ना कहीं वहाँ का परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन का ही कारण है। आज यूएस के सोच में परिवर्तन आया, आज चाइना ग्लोबल पावर की ओर इस्टेब्लिश हो रही है। चाइना आज पूरा वर्ल्ड दो ध्रुवीय व्यवस्था हो गई है। जैसे पहले रसिया और अमेरिका था, आज सेम उसी प्रकार यूएस और चाइना हो गया है। तो जो आज चाइना और यूएस की हेजीमनी चल रही है, प्रभुत्व स्थापित करने की जो उनकी लालसा है, वह भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का ही कारण है। चाइना जब अपना आर्थिक विकास ना किया होता, तो निश्चित तौर पे चाइना आज यूएस के इतना करीब ना होता, यूएस को अर्थात इतना टक्कर ना दे पाता। तो इसके पीछे आर्थिक विकास है। आज यूएस के लोगों में जो परिवर्तन आया है, वो भी आर्थिक विकास है। पूरी दुनिया में पैसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया यूरोप के लोगों ने, तो यूरोप में जो भी परिवर्तन आया, फिर वह परिवर्तन एशिया में भी आया, लैटिन अमेरिका में, और उसके बाद अफ्रीका की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह भी परिवर्तन आर्थिक विकास का ही एक कारक है। जैसा कहा गया है कि मुद्रा एक ऐसी धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा समाज चक्कर लगाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है।
यदि आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो अच्छे स्कूल नहीं होंगे, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो अच्छे जो है फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, और ड्यू टू लैक ऑफ गुड फैसिलिटीज़ वी कैन नॉट चेंज आवर सोसाइटी। इस प्रकार हम एक अच्छी व्यवस्था के चलते हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, वहाँ की प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता ज़्यादा होगी, और प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता ज़्यादा होगी तो उनकी जो है कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा ट्रेड करने का एक मेथड होगा, एक अच्छा एक्सप्लोर मिलेगा उन्हें। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक होता है। चाहे वो इंडिविजुअल हम देखा जाए, चाहे वो सोसाइटी में देखा जाए, या किसी देश में देखा जाए। किसी भी देश में यदि वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च होगा, आर्थिक विकास होगा, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, तो निश्चित तौर पे वहाँ सामाजिक परिवर्तन आएगा, वहाँ के लोगों के परिवार में परिवर्तन आएगा, वहाँ के लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, उस देश में परिवर्तन आएगा, और वह देश एक सुपर पावर बनेगा। इसलिए आर्थिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण होता है। अगला है राजनीतिक परिवर्तन। कभी कभी देश के पास संपन्नता होती है, कई सोसाइटी ऐसी होती है उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव होता है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में बड़े बड़े डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, बड़े बड़े कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन से भी सामाजिक परिवर्तन आते हैं। इसे आप खुद देखिए, पॉलिटिकल फील्ड में इंडिया कभी भी क्रॉस बॉर्डर पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं अपनाया था। अर्थात लंबे समय से भारत कभी भी जो है ये सुनने में आता था कि भारत पर अटैक हो रहे हैं, भारत पर आतंकवादी हमला हो रहा है, लेकिन भारत कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाया कि हमारे बॉर्डर में कोई आएगा तो हम भी उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, हम भी डिटेंशन करेंगे, हम भी रिएक्ट करेंगे, और हम भी बॉर्डर पार जाएंगे। तो इससे भी कहीं परिवर्तन आया भारत की छवि में। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन से भी सामाजिक परिवर्तन आता है। सरकार के पास वेल्थ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सरकार लोगों के जीवन स्तर को उच्च नहीं कर पाती है, सरकार बड़ा डिसीजन नहीं ले पाती है, तो ऐसे में भी सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है। सामाजिक परिवर्तन जिस प्रकार देखा जाता है कि किसी भी देश की शासन प्रणाली कैसी है, शासन व्यवस्था कैसी है, जैसे कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे ऑटोक्रेसी है, इससे भी समाज में परिवर्तन आता है। और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि कई बार राजनीतिक परिवर्तन से वैश्विक परिवर्तन आए हैं। भाई हिटलर जो है एक तानाशाह हुआ जर्मनी में, मुसोलिनी तानाशाह हुआ इटली में। इटली और जर्मनी के राजनीतिक परिवर्तन से पूरे दुनिया में परिवर्तन आया। हिटलर ने जो सोचा, हिटलर ने जो पॉलिसी अपनाई, आक्रामक पॉलिसी अपनाई, वह यूरोप से फैलकर पूरी दुनिया में फैला, और दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार देखना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते पूरे विश्व में टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विकास हुआ। ये नहीं कहता हिटलर अच्छा था, लेकिन हिटलर के चलते जो है पूरे विश्व में परिवर्तन आ गया, विश्व युद्ध हुआ, जन धन की हानि हुई। ये भी बता दे रहा हूँ, परिवर्तन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। विकास हमेशा पॉजिटिव होता है, विकास हमेशा पॉजिटिव होता है। परिवर्तन गलत रास्ते पर भी जा सकता है, अच्छे रास्ते पर भी जा सकता है। मान लीजिए आपके शरीर में, आप में ही परिवर्तन हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है आप में कोई परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि वह जो है बहुत पॉजिटिव हो। भाई बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होता है, बच्चा में भाषा का विकास हो रहा है, बच्चा अमेरिकन स्टाइल सीख रहा है। वेरी गुड इवनिंग। तो ये जो विकास हैं, इन विकास को हम जो है पॉजिटिव विकास कह सकते हैं। कई बच्चे झगड़ा करना सीख जाते हैं, ग्रुपिंग सीख जाते हैं, ये नेगेटिव परिवर्तन है व्यवहार में।
तो परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, हो सकता है हिटलर ने नकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया यूरोप में, लेकिन हिटलर का पूरी दुनिया बदल गई। आज जो टेक्नोलॉजी आई है, मिलिट्री साइंस का इतना तेज़ी से विकास हुआ है, आज जो हमारा कंप्यूटर आया है, समावेशी शिक्षा आई है, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण आए हैं। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध ने लोगों की सोच में, लोगों के रहन सहन में, टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन लाया। आज आप देख लेना, चाहे मानवाधिकार आयोग आया, जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ है, और यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। तो यहाँ पर हम विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक होता है, एक एजेंट होता है। राजनीतिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आता है। तो ये आप लोग याद रखना। जैसा हमने भौगोलिक कारक कहा सामाजिक परिवर्तन का, प्रौद्योगिकी कारक हमने बताया, टेक्नोलॉजिकल कारक हमने बताया, हमने इकोनॉमिक फैक्टर बताया, अर्थात आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और राजनीतिक परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। अगला है सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक कारक। कभी कभी एक संस्कृति बहुत अच्छी होती है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैलने लगता है। एक कल्चर से भी, जब एक कल्चर का विस्तार होता है दूसरे रीजन में, दूसरे एरिया में, तो उससे भी सामाजिक परिवर्तन आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्टर्न जो कल्चर है, इसका प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। पहले वेस्टर्न कल्चर केवल वेस्ट तक ही थी, लेकिन जहाँ जहाँ ब्रिटिशर या यूरोपियन लोगों ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश किया, वहाँ वहाँ अपनी कल्चर को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, और आज वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं। आज हमारी एजुकेशन जो लॉर्ड मैकाले की देन है, आज हमारा फैशन, आज हमारी टेक्नोलॉजी, आज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उससे भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा पहलू होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से भी हम किसी भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अभी भी कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, या आपके इंडिया में भी कई ऐसे एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, जहाँ पर भी वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट नहीं गया था। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एजुकेशन के कारण वहाँ भी वेस्टर्न कल्चर का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। तो वहाँ भी ये कल्चर बढ़ रही है, और वहाँ के भी समाज में परिवर्तन हो रहा है। लोगों के सोचने के ढंग में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन आ रहा है, लोगों के एजुकेशन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कल्चरल चेंज भी किसी न किसी सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा एजेंट होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन लाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी सामाजिक परिवर्तन में चेंज लाता है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहूँगा, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, जो मनोविज्ञान होता है ये व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा जो होती है ये व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो जैसे जैसे हमारा मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जैसे आज कोविड-19 के चलते एक मनोवैज्ञानिक धारणा हो गई है कि हमको हमेशा जो है मास्क लगा के चलना चाहिए, हमको सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए।
ये तमाम ऐसे कारण हैं, मनोवैज्ञानिक जो हमारे मन मस्तिष्क का एक पार्ट हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जो हमारी सोच है, यह भी परिवर्तन ला रहा है। आगे भी देखना आप, आज भी हमारे रहन सहन में, हमारे कार्यप्रणाली में, आप सबके कार्यप्रणाली में छिंजे जाएगा। तो जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, यह भी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक होता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने बताया इसको आप याद रखना। राजकुमार, थैंक यू बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे वो भौगोलिक कारक हो, चाहे वह प्रौद्योगिकी कारक हो, चाहे वह आर्थिक कारक हो, चाहे राजनीतिक कारक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक कारक हो या सांस्कृतिक कारक हो, ये सब सामाजिक कारक के बहुत बड़े एजेंट हैं और यह सामाजिक परिवर्तन के वाहक हैं। और इन सब में शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के माध्यम से हम समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए जो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं जितने भी हमने कारक बताया, यह कारक सामाजिक परिवर्तन के बड़े कारक हैं भी। लेकिन प्रश्न उठता है कि सामाजिक परिवर्तन में को शिक्षा जगत में क्या इसकी ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वह सामाजिक परिवर्तन का एजेंट होता है। जैसा जॉन डीवी ने कहा, स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यदि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको विद्यालय में परिवर्तन लाना होगा, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा, करिकुलम में चेंज लाना होगा। जैसे बेटा हम पहले बताया है हमने कि सरकार पर्यावरण में परिवर्तन लाना चाहती है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहती है, तो वह एजुकेशन में पर्यावरण एक सप्लीमेंट पेपर बना देती है। जब लोगों की सोच आएगी विद्यालय से तो समाज में परिवर्तन होगा, क्योंकि विद्यालय समाज को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक और शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है। आप युवा टीचर, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, यू टच द फ्यूचर, आप भविष्य को टच कर रहे हो, तो सामाजिक परिवर्तन की जानकारी आप में होनी चाहिए। यदि सामाजिक परिवर्तन से आप अवगत रहेंगे, सामाजिक परिवर्तन को आप जानोगे, तो निश्चित तौर पे सामाजिक परिवर्तन को आप एक अच्छी दिशा दोगे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक परिवर्तन की जानकारी का होना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रश्न उठता है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के साथ साथ आज सबसे बड़ी भूमिका क्या निभा रही है। तो हम कह सकते हैं जनसंचार के माध्यमों ने भी सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये भी जनसंचार के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। इस आज जो जितने भी साइट हैं, जिसको बोलते हैं सेकंड वेब ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें यूट्यूब, आपके चैनल सब आ जाते हैं, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, तो जो ये हैं ये भी सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पहले हम अपने विचारों को पत्र पत्रिका के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से, लेख के माध्यम से, रेडियो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से आपके सामने पहले लोग पहुंचाते थे, चाहे शिक्षाविद होते थे, चाहे वैज्ञानिक होते थे, चाहे राजनेता होता था। लेकिन आज के समय में जनसंचार के माध्यमों ने, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं समाज में बहुत परिवर्तन लाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार के माध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए हमको जो है जनसंचार के माध्यमों से जुड़कर हम शिक्षा में परिवर्तन ला सकते हैं और समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षा में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होता है। और इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है बेटा। यह कभी मंद होती है, कभी तेज होती है, कभी या
क्रांति के रूप में होती है, कभी रक्तहीन क्रांति होती है, कभी रक्तयुक्त क्रांति होती है। तो कई ऐसे आज के समय में हमने बताया कि दुनिया ये सॉफ्ट पावर से चल रही है। आज के समय सॉफ्ट पावर का मतलब है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी, यह एक सॉफ्ट पावर है। जैसे पाकिस्तान से हमें रिश्ते कैसे इस्टेब्लिश करना है, चाइना से कैसे करना है, तो अटैक करके नहीं, हम ट्रेड के माध्यम से प्रभावित करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभावित करते हैं, डिप्लोमेसी यूज करते हैं। डिप्लोमेसी में भी 2 ट्रैक और 1 ट्रैक डिप्लोमेसी होती है। जैसे हम राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्ट बात करेंगे, ट्रैक 1 होगी, दोनों देशों के वैज्ञानिक आपस में बात करेंगे, दूसरे देशों के विद्वान लोग आपस में बात करेंगे, ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होगी। तो ये सब सॉफ्ट पावर है। आज दुनिया सॉफ्ट पावर से चल रही है, बुद्धि बल से चल रही, बाहुबल से नहीं। तो ऐसे में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा प्राचीन काल में कहा जाता था कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, सामाजिक परिवर्तन लाता है। चाणक्य और तमाम ऐसे गुरु, परशुराम, तमाम हुए जो समाज में परिवर्तन लाए हैं अपने शिक्षा के द्वारा, अपने शिष्यों को एस्टेब्लिश करके। तो आज के समय में भी शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा एजेंट होता है। हम सामाजिक परिवर्तन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित तौर में व्यक्ति के अभिवृत्ति में परिवर्तन होगी, व्यक्ति के कार्यप्रणाली में परिवर्तन आएगा। फिर व्यक्ति के जो है कार्यप्रणाली में जब परिवर्तन आएगा तो व्यक्ति के जो सामाजिक संरचना होगा उसमें परिवर्तन आएगा। जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन आएगा तो व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आएगा, और जब व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आएगा तो सामाजिक परिवर्तन आएगा। इस प्रकार शिक्षक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाके व्यक्ति की आदत में परिवर्तन ला सकता है, व्यक्ति की कार्यप्रणाली में परिवर्तन ला सकता है, व्यक्ति के एटीट्यूड में परिवर्तन ला सकता है, फिर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, सामाजिक व्यवहार से फिर व्यक्ति के सामाजिक अंतर संबंधों में परिवर्तन ला सकता है। आज हमारे आपके अंतर संबंध परिवर्तित हो रहे हैं ना शिक्षा के कारण। फिर अंतर संबंधों में जब व्यक्ति परिवर्तन लाएगा तो निश्चित तौर पे समाज की संरचना में परिवर्तन आएगा, और जब समाज की संरचना में परिवर्तन आएगा तो सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार शिक्षक और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को अच्छी तरह से लाया जा सकता है। और बहुत से ऐसे कारक हुए हैं जो शिक्षा जगत के चलते लंबे लंबे परिवर्तन आए हैं कहीं पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए रामबाण है। तो यह बेटा आज का हमारा एक क्लास रहा, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। मुझे आशा और उम्मीद है कि आज हमारे इस क्लास से आप लाभान्वित हुए होंगे। आप बेटा अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हम डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। यही फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें और क्या बताने की ज़रूरत है, हमारे कितना ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, कितने बच्चे हमसे लाभान्वित हो सकते हैं। यही जो है हमारी पूंजी है, आपके फीडबैक ही, हमारे व्यूअर ही, कितने लोग हमको देख रहे हैं। तो आपको कोई दिक्कत हुई होगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा सोशल चेंज में, प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट में पूछ लेना हमसे। मैं 24 आवर आपके हेल्प के लिए, आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। कभी भी आप आजमा लीजिए, मैं तुरंत फीडबैक दूंगा। तो आप शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, एजुकेशन और सोशल चेंज टॉपिक में आपको कोई भी परिवर्तन समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा मैटर चाहिए होगा तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपको जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप या मैसेंजर के ज़रिए भेज सकता हूँ। यही इस लॉकडाउन के समय में यही आपको कर सकता हूँ। इस प्रकार कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप तुरंत हमसे संपर्क कीजिए, और मैं आपके सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आशा और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लाभान्वित हुए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपने घर पर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसको पूरा कीजिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संकट का समय चल रहा राष्ट्र के लिए, थोड़ा समय और सब दूर हो जाएगा। मैं आपके सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपके सेवा में सदैव तत्पर आपका ही अपना संजय यादव। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुभ रात्रि।